नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जब कांग्रेस की सरकार सितंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बिना पूछे भारत के लोगों से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। तो उसके बाद के घटनाक्रम क्या हुआ, किस तरह से कांग्रेस के नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के क्या निर्णय लिया गया, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो 1937 में चुनाव हुआ था प्रांतों में, और प्रांतों में चुनाव होने के बाद प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया था, जिसमें कि अधिकांश प्रांत ऐसे थे जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सरकार बना था, और कुछ प्रांत ऐसे थे जहां पे उनको बहुमत तो नहीं मिला था, पर उन्होंने जो वहां के स्थानीय राजनीतिक पार्टी थे उनके साथ मिलकर के सरकार बनाया था। पर 1937 से लेकर के 1939 के दौरान कुल मिलाकर के 28 महीने तक कांग्रेस का सरकार चला, और फिर सितंबर 1939 में कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। और इसके कारण क्या था कि बिना पूछे भारतीय लोगों से, भारतीय नेताओं के बिना सहमति के ब्रिटिश सरकार का भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेना, ये इसके पीछे का कारण था। तो अब हम ये चीज समझते हैं कि जब भारत के लोगों को या भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को शामिल करने के बाद किस तरह से भारतीय लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया आई, किस तरह से भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया, इन्हीं सब चीजों को अब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस के अंदर विश्व युद्ध में शामिल करने के मुद्दे को लेकर के अलग अलग विचारधारा उत्पन्न हुए। इनमें से अगर हम ये देखें तो क्या हो गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इन्होंने साफ तौर पर जो जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद सरकार था और इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में जो फांसीवाद सरकार था, इनका इन्होंने विरोध किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि विरोध किया किसका? नाजीवाद का और फांसीवाद का, सैन्यवाद एवं साम्राज्यवाद का, विरोध किया गया। नहीं, क्योंकि ब्रिटेन भी एक साम्राज्यवादी देश था। इन्होंने दुनिया भर के देशों को अपना कॉलोनी बना रखा था। तो भारत के लोग ब्रिटेन का भी विरोध करना शुरू किया, क्योंकि ब्रिटेन साम्राज्य बनाने के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ और भारत को भी इसी वजह से शामिल कर रहा था। तो भारतीय लोगों ने दो चीज स्पष्ट कर दिया ब्रिटिश सरकार का कि भारत के लोग जरूर इन नाजीवादी ताकतों का, फांसीवादी ताकतों का विरोध करता है, पर वो ब्रिटेन के साथ नहीं है। ब्रिटेन के साथ क्यों नहीं है? इनके पीछे पहला कारण इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले कि ब्रिटेन जो है भारत के लोगों को स्वतंत्रता नहीं दे रहा है। ब्रिटेन भले ही कह रहा है कि नाजीवाद के विरुद्ध इसलिए युद्ध लड़ा जा रहा है क्योंकि नाजीवाद क्या कर रहे हैं, यूरोप में सैन्य शक्ति के द्वारा लोगों की स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। पर जो बात ब्रिटेन कह रहे हैं यूरोप के बारे में, वही चीज वो भारत पे लागू नहीं कर रहा है। भारत को अपने अधीन किया हुआ है। भारत में किसी तरह की लोकतंत्र नहीं है। तो भारत के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के सामने दो मांगे रखा और कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार इन दो मांगों को पूरा करता है, तब जाकर के ही भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार का समर्थन करेंगे। इनमें से पहला मांग ये था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, युद्ध समाप्ति के बाद क्या होना चाहिए? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन नहीं, जैसे युद्ध समाप्ति होगा, ब्रिटिश सरकार सबसे पहले इस बात की गारंटी दे कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारत में एक संविधान का निर्माण किया जाएगा
और इस संविधान के माध्यम से भारत में शासन चलाया जाएगा। ये पहला मांग था। दूसरा मांग भारतीय लोगों का ये था कि अति शीघ्र केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। की जानी चाहिए। दूसरा जो मांग था भारतीय लोगों का वो ये था कि जितना जल्दी हो सके केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाना चाहिए, क्योंकि 1937 का जो चुनाव हुआ था इसमें प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया था। जो प्रांत है वहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आया था, पर केंद्र में उत्तरदायी सरकार नहीं था। अभी भी गवर्नर के पास ही बहुत ज्यादा शक्ति था। गवर्नर मनमानी तरीके से निर्णय ले सकता था केंद्र के मुद्दे पर। तो ये भारतीय लोगों का मांग था। पर इस समय जो भारत में वायसराय होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय कौन थे इस समय? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया कि इन दोनों मांगों को ठुकरा दिया, इन दोनों मांगों को नहीं माना। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये दोनों मांग अस्वीकार किया गया तो इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बैठक हुआ वार्धा में, जहां पे कई निर्णय लिए गए। तो अब हम ये समझते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये जो दो मांग थे, पहली मांग कि जब युद्ध समाप्त होगा तो युद्ध समाप्ति के पश्चात एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए और संविधान सभा का ये जिम्मेदारी देना चाहिए कि संविधान सभा अपना संविधान बनाए और संविधान के अनुसार इस देश में शासन किया जाए। और दूसरा मांग था कि जितना जल्दी हो सके केंद्र में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र में उत्तरदायी सरकार नहीं है। तो जब ये दो मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वीकार नहीं किया गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने वर्धा में एक अपना सम्मेलन आयोजित किया और उसमें कई सारे निर्णय लिए। तो अब हम समझते हैं कि जो कांग्रेस कार्य समिति का वर्धा में बैठक हुआ उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया। कांग्रेस कार्य समिति का वर्धा बैठक। कांग्रेस कार्य समिति का वर्धा बैठक। जो कांग्रेस की कार्य समिति है इन्होंने वर्धा में अपना एक बैठक आयोजन किया और ये आयोजन कब हुआ? 10 से 14 सितंबर 1939 में। और वर्धा में जब कांग्रेस कार्य समिति का बैठक हुआ तो कांग्रेस के अंदर 3 तरह की विचारधारा मुख्य रूप से उभर करके सामने आया। सबसे पहले अगर हम गांधी जी की बात करें, गांधी जी ब्रिटिश सरकार के प्रति सहानुभूति दिखाया। ब्रिटिश सरकार के प्रति सहानुभूति। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सहानुभूति दिखाया। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हिटलर की जो कार्य करने के तरीके हैं, हिटलर ने जिस तरीके से यूरोप में अपने शक्ति का विस्तार करना चाह रहा है, इसके वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ है। हिटलर की तुलना में कम से कम जो ब्रिटिश सरकार है ये बेहतर है, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचा रहा है, ये वहां की जो सैन्य एग्रेशन है उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। इसलिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने का बात कहा। दूसरे तरफ अगर हम ये देखें सुभाष चंद्र बोस के विषय में, सुभाष चंद्र बोस और अन्य भी जो समाजवादी नेता थे या जो वामपंथी विचारधारा के नेता थे कांग्रेस के अंदर, उसकी बातों को देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यही सबसे बेहतरीन मौका है
वैसे भी जब सुभाष चंद्र बोस के विषय में हमने पढ़े थे तो वहाँ देखा था कि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि 1939 में जो बैठक आयोजन हुआ था कांग्रेस का, उसमें वह इस बात को लेकर के चाहते थे कि क्या किया जाए कि जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ होगा, यूरोप के अंदर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा और इस आंदोलन के द्वारा भारत को स्वतंत्र करा लिया जाएगा। तो कांग्रेस के अंदर ये विचारधारा भी मजबूत हो रहा था कि चूंकि युद्ध शुरू हुआ है और ये भारतीय लोगों के लिए बेहतर स्थितियां हैं कि कांग्रेस सरकार ब्रिटिश सरकार भारत में कमजोर पड़ रहा है और उसकी इस कमजोरी का फायदा उठा करके हम क्या करेंगे, हम उसके विरुद्ध एक जोरदार आंदोलन चलाएंगे और आंदोलन चला करके देश को आजाद कर लेंगे। तो इस तरह की विचारधारा सुभाष चंद्र बोस और उनसे जो जुड़ा हुआ नेता थे उनका थे। पर नेहरू की विचारधारा इन दोनों से अलग था। नेहरू ना तो जो है ब्रिटिश के समर्थक थे और ना ही विरोधी थे। नहीं, जो नेहरू थे, नेहरू ना तो ब्रिटिश के समर्थक थे, ब्रिटेन के ना तो ये साथ चाहते थे और न ही उनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो मानते थे कि ये परिस्थिति ऐसा है जब ब्रिटेन का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जर्मनी में हिटलर बहुत मजबूत हो चुका है। इटली में जो मुसोलिनी है वो हिटलर से मिलने के बाद उसका एग्रेशन और बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमें ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने के बजाय या विरोध करने के बजाय हमें संयम बरतना चाहिए और ब्रिटिश सरकार के सामने ये शर्त रखना चाहिए कि जब युद्ध समाप्त होगा तो युद्ध समाप्त होने के जितना जल्दी हो सके हमें लोकतंत्र दिया जाए, भारत को अपना स्वाधीनता दे दिया जाए। इस तरह के विचारधारा थे इसका नेहरू का। पर हम जानते हैं कि बाद के वर्षों में क्या हुआ कि 1939 के आसपास ही जो सुभाष चंद्र बोस थे ये कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लेता है। तो बाद में देखा गया कि नेहरू गांधी जी की विचारधारा से सहमत हो गए और गांधी जी भी चाहते थे कि नेहरू आगे आकर के अब नेतृत्व संभाले देश का, तो उन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी है उन्होंने नेहरू को चुना। तो इस तरीके से कुछ बातें हो रही थी वर्धा बैठक में, पर वर्धा बैठक में कुछ निर्णय लिया गया, हम उनको देखते हैं। देखिए, जो वर्धा बैठक था इनमें सबसे पहले नाजीवाद का निंदा किया गया। नाजीवाद का निंदा, सबसे पहला चीज यही किया गया कि नाजीवाद का निंदा किया गया। हालांकि नाजीवाद का निंदा करने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस कार्य समिति में जो ब्रिटिश सरकार है या ब्रिटिश सरकार के कार्य करने के तरीके हैं उसको समर्थन किया, पर इन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दिया कि वो नाजीवाद के खिलाफ हैं, वो नाजीवाद को समर्थन देना नहीं चाहते हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा, पहला चीज ये कहा कि ब्रिटेन इसलिए युद्ध में शामिल है क्योंकि वो कह रहा है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। तो भारत में कहाँ लोकतंत्र है? तो ब्रिटिश सरकार को अगर लोकतंत्र की इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले भारतीय लोगों को लोकतंत्र देना चाहिए। तो लोकतंत्र दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि लोकतंत्र के लेकर के किस तरह की बातें की जा रही थी। तो दूसरा चीज ये कहा गया कि अगर ब्रिटिश सरकार लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो भारत के लोगों को लोकतंत्र दे दे। भारत के लोगों को जैसे ही लोकतंत्र देगा भारत के लोग फिर ब्रिटिश सरकार के समर्थन में आएंगे, क्योंकि नाजीवाद या सैन्यवाद क्या कर रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं और ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के विरोधी है। दूसरा चीज इन्होंने ये कहा तो इस तरीके से लोकतंत्र के विषय पर वर्धा बैठक आयोजित किया गया और इसमें कई तरह की बातें किया गया। पर जब भारत में क्या चल रहा था, कांग्रेस ने सरकार का विरोध करना शुरू किया, सरकार के बातों से असहमत होना शुरू हो गया। तो ब्रिटिश सरकार ने ये महसूस किया कि अगर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है तो कांग्रेस को किसी न किसी तरीके से दबाना पड़ेगा। तो
तो सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। तो हम ये समझते हैं कि जब कांग्रेस की वर्धा बैठक हुआ और उसमें कुछ निर्णय जारी किया गया, तो इसके बाद सरकार की ओर से क्या क्या प्रतिक्रिया आया। सरकार की प्रतिक्रिया, सरकार की प्रतिक्रिया। तो अब हम समझते हैं कि सरकार की ओर से क्या क्या प्रतिक्रिया आया। सरकार को ये चीज महसूस हो गया कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करेंगे, तो उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए जो दूसरे राजनीतिक पार्टी थे, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या फिर जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी थे, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी, इन सबको समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। इन सबको क्या किया, सरकार ने समर्थन देना प्रारंभ कर दिया, ताकि कांग्रेस की जगह ये राजनीतिक पार्टी मजबूत हो सके और सरकार का समर्थन कर सके भारत के लोगों के द्वारा। तो सरकार की ये जो नीति है, तुष्टीकरण की नीति, यहाँ से और ज्यादा एग्रेशन शुरू हो गया और ज्यादा बढ़ चढ़ करके सरकार ने इस चीज को शुरू कर दिया। दूसरा, सरकार ने क्या किया कि जितने भी नागरिक अधिकार थे, नागरिक अधिकारों का निलंबन, यानी कि भारत में इमरजेंसी घोषित कर दिया। थोड़ा बहुत जो अधिकार लोगों को दिया भी गया था, वो सारे अधिकार क्या किया, सरकार ने लोगों से वापस ले लिया। इस दौरान क्या किया गया कि कांग्रेस पे कई सारे आरोप लगाया गया। कांग्रेस को कहा गया कि कांग्रेस एक हिंदूवादी संगठन है जो केवल और केवल हिंदुओं के विचारधारा को आगे रखना चाहते हैं, ये भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके वजह से क्या हो गया कि कई सारे जो क्षेत्रीय पार्टी थे इस दौरान वो मजबूत हुए, क्योंकि सरकार उसका समर्थन कर रहे थे। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वर्धा कार्य समिति की बैठक में। और जब सरकार ने कांग्रेस की बातों को नहीं माना, तो अंततः जो कांग्रेस सरकार थे, उन्होंने सितंबर 1939 में आकर के 28 महीने की जो उनका सरकार है, सरकार से सारे के सारे प्रांतों से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस अपने आप को सरकार का समर्थन देने से बच गया। फिर हम आगे देखेंगे कि जब कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच सहमति नहीं बनता है और सरकार दिन ब दिन कांग्रेस के लोगों पे, भारतीय लोगों पे अत्याचार बढ़ाते जा रहा है, तो किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होता है। क्योंकि जब सरकार क्या किया कि कांग्रेस के नेताओं की बातों को नहीं माना, तो गांधी जी ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो तैयार रहे किस चीज के लिए, एक आंदोलन के लिए तैयार रहे। और इस बार जो आंदोलन होगा पिछले बार की तुलना में व्यापक होगा और ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इन सब चीजों को हम आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।